वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और ये मेरा उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लर्न किया था? इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर आगे थे डी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डिफरेंस, देन आया था पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, उसके बाद आया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और लास्ट में आया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो केमिस्ट्री है वो आपस में कनेक्टेड है। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज हम 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास आएगी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो वो सारी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करती है वो आपको समझ में आएगी। सेकेंड हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं मेटालिक कैरेक्टर्स एंड फाइनली हम क्या पढ़ेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब प्रॉपर्टीज को हम लर्न करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट क्या समझ लेते हैं। ठीक इससे पहले जो हमारा चैप्टर था वो था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जब हम एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे थे तो हम अलोंग द ग्रुप जा रहे थे, तो हम टॉप टू बॉटम आ रहे थे। लेकिन डी ब्लॉक में ये एक बेसिक डिफरेंस है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है इनकी जो केमिस्ट्री एलिमेंट्स की वो अलोंग द पीरियड ज्यादा सिमिलर है कंपैरिजन टू अलोंग द ग्रुप। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Transition element show greater similarities along the period। यही काम की चीज है, along the period rather than along the group। तो ये क्या चीज है? जैसे मैं एग्जांपल दूं पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में हम क्या कर रहे थे? टॉप टू बॉटम प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे, यानी ग्रुप के अंदर हम स्टडी कर रहे थे। लेकिन जो डी ब्लॉक है इसमें जब हम प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे तो हम अलोंग द पीरियड जाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि अलोंग द पीरियड जो है वो प्रॉपर्टीज ज्यादा सिमिलर है अलोंग टू ग्रुप के। तो हम ऐसे प्रॉपर्टीज की स्टडी नहीं करके ऐसे करेंगे। और हमें मालूम है कि जो डी ब्लॉक है उसमें हमारे पास जो सीरीज है वो है, फर्स्ट है 3D सीरीज, फिर है 4D, फिर है 5D और एंड में है 6D। 6D जो है वो इनकम्प्लीट है। तो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज लर्न करने वाले हैं वो 3D, 4D और 5D की लर्न करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? एटॉमिक रेडियाई है। ढंग से समझना, बहुत काम की प्रॉपर्टी है। फर्स्ट जो जनरली हमें क्या मालूम है, हम कहां से कहां जा रहे हैं? हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं और हमें मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। रीजन क्या था? ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। तो यहां पर भी मैं वो लाइन मेंशन कर देता हूं यहां से, यूजुअली atomic radii of transition elements decreases along the period on increasing the atomic number। अब यहां मैंने ये वर्ड यूज लिया है, यूजुअली का मतलब है
कि मैक्सिमम क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। लेकिन इसमें बहुत सारे लोचे हैं इस सीरीज के अंदर। क्या क्या है फर्स्ट हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम किस में आ जाते हैं, हम दोनों तरीके से चेक कर लेते हैं इसे हम लोग। तो फर्स्ट आ जाते हैं हम लोग अलोंग द पीरियड। अब हम दोनों क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां कुछ ना कुछ कंसेप्ट लगने वाले हैं। तो पीरियड की बात करें तो मैं यहां लिखता हूं पीरियड में कौन कौन है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये क्या है हमारे पास, ये है 3D सीरीज है। ये 3D सीरीज कह दें या इसका एक और नाम क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ये। अब यहां एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक है। अब लाइन क्या लिखी हुई है यहां पर कि हम स्कैंडियम से जिंक की ओर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, यूजुअली डिक्रीज होगी। लेकिन गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है और वो क्यों है वो हम समझते हैं। तो मैं पहले यहां क्या मेंशन कर देता हूं, किसकी एटॉमिक रेडियस क्या है, तो इसकी है 164 पिकोमीटर। सारी जो एटॉमिक रेडियस है वो पिकोमीटर में है। सेकंड की हमारे पास है 147, फिर है 139, फिर है 126। फिर मैग्नीज में सडनली इंक्रीज हो जाती है एटॉमिक रेडियस, तो इसकी कितनी है 137 पिकोमीटर। आयरन की कितनी है 126 पिकोमीटर। आयरन के बाद क्रोमियम की है 129 और इसकी है 136। आयरन की 126, कोबाल्ट, निकल, इन दोनों की एटॉमिक रेडियस इक्वल है 125 पिकोमीटर, 125 पिकोमीटर। अब बच्चों गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या होगी, जो कॉपर की एटॉमिक रेडियस है वो कोबाल्ट और निकल इन दोनों से ज्यादा है और है कितनी 128 पिकोमीटर। और जिंक की इन कॉपर से भी ज्यादा है। जिंक की वैल्यू क्या है 137 पिकोमीटर। ये लाइन क्या कह रही है कि यूजुअली डिक्रीज होगी, लेकिन यहां गड़बड़ है, कहीं यहां कांस्टेंट हो गई, यहां इंक्रीज हो गई। तो ये सारा जो केओस है या ये जो सारा इरेगुलर एटॉमिक रेडियस है, इसके रीजन क्या है वो हम समझते हैं। तो फर्स्ट मैं यहां क्या लिखता हूं, द irregularity in atomic radius along the 3D series is due to। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, ये गड़बड़ क्यों हो रही है, इसके बेसिक जो हमारे पास है वो तीन रीजन है। तीन रीजन है बच्चों, दो नहीं है। बहुत बुक्स में या बहुत बार हम दो पढ़ते हैं। क्या क्या रीजन है, फर्स्ट हमारे पास है इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। फर्स्ट ये है रीजन हमारे पास। सेकंड हमारे पास क्या रीजन है, सेकंड है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, इसका एक और नाम क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है। और थर्ड हमारे पास कौन सा है, थर्ड हमारे पास है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और ये तीनों फैक्टर कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि ये जो एटॉमिक रेडियस है ये इरेगुलर क्यों हुई है। और अब कैसे डिसाइड करते हैं, हम एक एक को समझते हैं। मैं ऊपर वाले को रिमूव कर रहा हूं बच्चों यहां से, ये पोर्शन हम एक एक को समझते हैं, एक एक फैक्टर का एटॉमिक रेडियस पर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। शॉर्ट में क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लिख सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा। और यदि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास आएंगे, और पास आएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी,
एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। ये हमारे पास पहला कंसेप्ट हो गया। सेकंड हमारे पास क्या कंसेप्ट है? शील्डिंग इफेक्ट। बहुत बार बच्चों क्वेश्चंस आता है या बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है। तो शील्डिंग इफेक्ट समझाने के लिए हम लोग क्या समझते हैं, मैं किसी स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करता हूं तो 1s2 2s2 2p6 एटॉमिक नंबर 21 है, 3s2 3p6 यहां तक हो गए बच्चों 18। अब इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है? 4s2 में। ये हो गए हैं 20 होने के बाद किस में आएगा इलेक्ट्रॉन? 3d1 में आएगा। जब मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल हो गया और यहां क्या मान लें हम लोग इसका? ये फोर्थ सेल है, ये फोर्थ सेल है इसका। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट सेल में 2 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 8 है, ये 8 थे पहले। फिर बाहर आए 2 इलेक्ट्रॉन। बाहर आने के बाद अब इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं? अंदर वाले, यानी कहां आ रहे हैं? पेनल्टीमेट शेल में आ रहे हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम में यहां क्या हो जाएगा? यहां पेनल्टीमेट, यहां अभी D1 है। स्कैंडियम में यहां 3 में आया, थर्ड सेल में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं यानी पेनल्टीमेट शेल में आ रहे हैं। D में 1 है, टाइटेनियम में D में 2 हो जाएगा। तो जो जो इलेक्ट्रॉन इस पेनल्टीमेट सेल या वैलेंस सेल के ठीक अंदर वाले सेल में आएंगे, वैसे वैसे ये बाहर वाले वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शंस को कम करते जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो हम पहले क्या समझें, इसकी डेफिनेशन क्या है? डिक्रीजिंग नहीं लिखते, प्रोटेक्शन ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। किससे? फ्रॉम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय इनर winning shells electron is called shielding effect, या इसका एक और नाम क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। बीच वाले जो सेल के इलेक्ट्रॉन है, जिसे मैंने क्या कहा? इनर विनिंग। ये बीच वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन है इस बाहर वाले सेल के ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे कम कर देते हैं और इसी का नाम क्या है? शील्डिंग इफेक्ट है। और डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आते हैं? वैलेंस सेल के ठीक अंदर वाले सेल में आते हैं और जो जो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले सेल में आते जाएंगे वैसे वैसे इनकी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग करने की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और यहाँ डी में 1 है, फिर डी में 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो होगा क्या? जो जो अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इनकी शील्डिंग बढ़ेगी तो इनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम लगेगा और कम लगेगा तो साइज इंक्रीज होगी। तो क्या कंसेप्ट लगा? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। और हमें क्या मालूम है कि अलोंग द हम पीरियड जाएंगे तो यहां डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखूं यहां? जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूं बच्चों, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, मुझे इसको बाद में वापस लिखना पड़ेगा। ये एटॉमिक रेडियस बच्चों ध्यान रखना, हम इसे वापस आगे मेंशन कर देंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? along the period shielding effect increased from scandium to zinc,
क्यों बढ़ता है? क्योंकि स्कैंडियम में D में 1 इलेक्ट्रॉन है और जिंक में D में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जो जो अंदर वाले पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता जाएगा। थर्ड और बेसिक कंसेप्ट क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ between n-1d इलेक्ट्रॉन्स, n-1d इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? सिंपल सा है, ये है कि d में 1 से लेकर, यदि d ऑर्बिटल में 1 से लेकर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा क्राउडिंग नहीं है d ऑर्बिटल में। लेकिन जो जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी d6 d7, तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ते जाएंगे, और जो जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन होगा। और इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एटम अपनी एटॉमिक रेडियस को थोड़ा सा एक्सपांड कर देता है। तो क्या है? D1 से D5 तक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं है, लेकिन D6 से D10 तक जाते हैं तो क्या होता है? D6 से D10 तक जाने पर क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किनके बीच है? ध्यान रखना, बिटवीन d ऑर्बिटल्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। और यदि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी? एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। अब ये तीनों फैक्टर हैं और ये तीनों फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं 3D सीरीज में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस में वेरिएशन कैसे होगा। तो वापस मैं क्या लिखता हूं यहां पर? वही वेरिएशन। तो कहां से कहां तक जाऊं? स्कैंडियम टू कहां तक जाऊं? मैग्नीज आयरन तक। स्कैंडियम से हम कहां जाएंगे? आयरन तक। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा इफेक्ट नहीं आ पाता उसका। तो अब स्कैंडियम से आयरन तक कौन डिसाइड करते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। ये डिसाइड करते हैं कि एटॉमिक रेडियस में क्या होगा। और यहां से यहां तक कौन ज्यादा डोमिनेंट है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा डोमिनेंट है शील्डिंग इफेक्ट से। इसका मतलब न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा है, ये एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज करेगा। शील्डिंग इफेक्ट कम है जो एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज कर रहा था। तो कौन ज्यादा डोमिनेंट है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस क्या होगी? डिक्रीज होगी। फर्स्ट हमारे पास, इसे लिख देता हूं A। सेकंड आते हैं, कहां से कहां आते हैं? अब आते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल। इन तीनों की जो एटॉमिक रेडियस है, इन तीनों की जो एटॉमिक रेडियस है वो कैसी है? ऑलमोस्ट सेम है, लगभग सेम है। क्यों है? क्योंकि यहां जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट कैसे हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या काम कर रहा है? इफेक्ट एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज कर रहा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या काम कर रहा है? एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन साथ में यहां पर कौन सा फैक्टर इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्योंकि निकल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? D8 है। तो यहां आते आते क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और ये भी एटॉमिक रेडियस को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, उतनी ही एटॉमिक रेडियस इन दोनों के कारण इंक्रीज हो रही है। तो हुआ क्या? ओवरऑल इन तीनों एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस कैसी हो गई है? ऑलमोस्ट सिमिलर। जैसे आयरन की है 126 पिकोमीटर, कोबाल्ट की 125 और निकल की भी 125 पिकोमीटर है।
यहाँ तक तो ठीक है। अब आते हैं स्कैंडियम से आयरन तक कितनी थी, मैं यहाँ वापस मेंशन कर देता हूँ। कहाँ करें, यहीं कर देता हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इसकी कितनी थी 164 पिकोमीटर। यहाँ कितनी है हमारे पास, इसकी है 147 पिकोमीटर, इसकी है 135, इसकी 129, ये है 137। गड़बड़ क्यों है, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसका S4S फुल फील्ड है और इसका 3D5 जो है वो हाफ फील्ड है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इसकी एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा है। आयरन की कितनी है 126। तो आप यदि चेक करोगे तो 164 से 147 डिक्रीज हुई, डिक्रीज एक्सेप्शंस है, छोड़ें, एक्स्ट्रा स्टेबल है, और 129 से 126 डिक्रीज हुई। तो स्कैंडियम टू आयरन तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। सेकंड पोर्शन में क्या था, लगभग कैसी है, सेम है, सी। और सबसे खतरनाक और जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करता है वो है कॉपर टू जिंक, या मैं कह दूं कि निकल से निकल, कॉपर और जिंक। निकल की कितनी है 125 पिकोमीटर है। अब निकल से जो ही आप कॉपर की तरफ आओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी इंक्रीज होके, इसकी है 128 पिकोमीटर कॉपर की, और कॉपर के बाद जिंक की कितनी हो गई 137 पिकोमीटर। ये तीसरा हमारा जो ग्रुप है, इसमें क्या है, निकल से कॉपर थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। क्यों, क्योंकि यहां कौन ज्यादा डोमिनेंट हो गए हैं। इंक्रीज होने का मतलब है कि जिसे मैं ए कह दूं, ए कहीं यहां लिखा है मैंने, ये इसे ए नहीं कहता हूं, इसे एक्स कह देता हूं, इसे वाई और इसे जेड कह देता हूं। तो हुआ क्या, इंक्रीज होने का मेन रीजन क्या है कि जो एक्स है उसके कंपैरिजन में वाई प्लस जेड जो है इनका सम ज्यादा है, और इनमें भी ज्यादा डोमिनेंट कौन है, जेड है। एक्स जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से जितनी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है उसके कंपैरिजन में वो रेडियस जो इंक्रीज हो रही है इन दोनों के कारण, शिल्डिंग इफेक्ट और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण जो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है वो ज्यादा है। इसीलिए जिंक की जो एटॉमिक रेडियस है वो कॉपर और निकल से ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना बच्चों, जिंक की एटॉमिक रेडियस ज्यादा है और इसका इफेक्ट आता है जिंक की डेंसिटी के ऊपर। जो कंसेप्ट जिंक के ऊपर अप्लाई हो रहा है वही इसी ग्रुप के कैडमियम पे भी अप्लाई होगा और मर्क्यूरी पे भी अप्लाई होगा। तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इन तीनों की जो एटॉमिक रेडियस है वो जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, और इसीलिए इनका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इनकी डेंसिटी कम होगी। किनसे कम है, ठीक इनके पहले वाले एलिमेंट से। जिंक और कॉपर की बात करें तो कॉपर की डेंसिटी ज्यादा है और जिंक की डेंसिटी कम है। ये हम पढ़ेंगे डेंसिटी वाले टॉपिक में। तो हमने क्या पढ़ लिया है, अलोंग द पीरियड जाने पर एटॉमिक रेडियस में जो चेंज हो रहा है वो रेगुलर नहीं है, वो इररेगुलर है। रीजन क्या है, 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अलोंग द ग्रुप। यहां पर भी बच्चों कंसेप्ट लगने वाला है कि यदि हम 3D से 4D, 4D से 5D आए तो एटॉमिक रेडियस में क्या चेंजेस आएंगे। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं बच्चों। अब आ रहे हैं हम अलोंग द ग्रुप। वैसे हम जनरल केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं अलोंग द ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, लेकिन यहां एक कंसेप्ट लगने वाला है, उसको हमें समझना होगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, टॉपिक का नाम हमारा एटॉमिक रेडियाई है। टॉपिक का जो नाम है वो एटॉमिक रेडियाई है। अब हम पढ़ कहां रहे हैं इसे, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप का मतलब क्या है, 3D से कहां आएंगे 4D में, 4D से कहां आएंगे 5D में, और 5D से कहां आएंगे 6D में। तो ये पूरा कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 3D से 4D आते हैं। पहले फर्स्ट कहां आते हैं, फ्रॉम 3D टू 4D क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिंपल कंसेप्ट है।
जैसा हम बाकी सभी में पढ़ते हैं, चाहे वो एस ब्लॉक हो चाहे वो पी ब्लॉक हो, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी, दो रीजन है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ न्यू सेल। सेकेंड हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग इन शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो अंदर जो सेल हैं उनके नंबर बढ़ेंगे, तो अंदर सेल बढ़े तो अंदर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, तो उनका बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से प्रोटेक्शन भी बढ़ जाएगा। ये दो रीजन है, फर्स्ट और सेकंड। अब आते हैं बी में, 3D से 4D आओगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, 4D से गड़बड़ है, 5D गड़बड़ है बच्चों, नया कंसेप्ट। एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट, चेंज ही नहीं हुई। आप कहां से कहां आ गए, 4D से 5D आए तो एटॉमिक रेडियस जो इंक्रीज होनी थी वो इंक्रीज नहीं हुई, जबकि एक सेल भी ऐड हो गया है। तो क्या हुआ, 4D से 5D आने पर या 5D टू 6D, यहां पर भी क्या है, सेम कंसेप्ट है, एटॉमिक रेडियस चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, हम इसको समझते हैं। तो मैं भी एक लाइन यहां लिख के आपको समझा देता हूं कि 4D से 5D में ऑल सेम क्यों है। तो आंसर्स क्या लिख देंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो ड्यू टू लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन, क्या है अभी हम समझ रहे हैं। और 5D से 6D आए तो क्या लिख देंगे, ड्यू टू एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। ये दो बेसिक रीजन है। तो यहां 4D से 5D में लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शंस, 5D से 6D में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। अब ये क्या है, हम इन दोनों को समझते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है अगला वो क्या है, ये खत्म हो गया है कि 3D से 4D आओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। 4D से 5D और 5D से 6D आने तक क्या है, लगभग सेम है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 4D और 6D की एटॉमिक रेडियस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इनके रीज़न क्या है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्शंस है। और क्या है हम समझते हैं पहले इनको। अब इनको रिमूव कर रहा हूं बच्चों में, समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस क्या है। तो फर्स्ट में मैं क्या लिख दूं यहां पर, ये 3D सीरीज है, ये हमारी 4D है, ये हमारी 5D है और ये हमारी 6D है। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है और ये थर्ड है। यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गड़बड़ हो रही है। यहाँ मैंने आपको याद कराया था, ये ग्रुप नंबर कौन सा है, 3, 4, 5 हो। ग्रुप नंबर 1 और 2 जो है वो एस ब्लॉक के हैं, उनको मैंने हटा दिया है। यहाँ याद किया था साइंस वाला एसी, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 21, इसका कितना है 39, इसका 57, इसका 89। ये आपको याद रखने होंगे बच्चों। अब 21 के बाद कौन आया, 22, 23 कंटिन्यूस आ रहे हैं। 39 के बाद 40, 41, यहां तक ठीक है। अब लेंथेनम के बाद गड़बड़ है। लेंथेनम के बाद जो अगले 14 एलिमेंट्स है वो कहां आ रहे हैं, वो एफ ब्लॉक में आ रहे हैं। तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स कहां भरे जाते हैं, 4F में। और 4F ये कौन सा है, ये हमारे पास पीरियड है 4, ये पीरियड है 5, ये है 6 और ये है 7। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, लेंथेनम में इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, लेंथेनम में आ रहे हैं 6 पीरियड है तो 6s में आए होंगे। 6s में आने के बाद 5d में आए होंगे, ये 5d1 है। तो लेंथेनम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 6s2 में आ गया होगा, उसके बाद 5d1 में आए हैं। अब 57 के बाद अगला जो एलिमेंट है वो है 72 और यहाँ 89 के बाद है 104। तो 57 से 72 के बीच जो 14 एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, यहाँ पर है 4F सीरीज और यहाँ कौन सी है 5F सीरीज। और 4F में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, 4F में आएंगे। 4F का मतलब यहाँ 4F 1 से लेकर 14 तक। और हमें मालूम है कि 6s में इलेक्ट्रॉन आए हैं, उसके बाद 5d में आए हैं। 5d में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और वो अगले एलिमेंट में कहाँ चला जाएगा, d वाला भी f में चला जाएगा और d में 0 हो जाएंगे। तो 4f में कितने आए, 14। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ इसका। यहाँ पर ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ।
लेंथेनम की बात करें, 6 में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए। ये ऐसे यहाँ पास पास लिख देता हूँ मैं, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 5d में ये 5 है, d में कितना आ गया, 1, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है। 6 में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए हैं। 6s के बाद किस में आया, 5d, तो ये 5d में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए यहाँ पर। अब आते हैं 4f। 4f कहाँ है, इस 6s के भी एक और अंदर वाला, यानी 5f के भी अंदर वाला, 5th और सेल के भी अंदर वाला, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये कौन है, 4f है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, 4f में। जो जो इलेक्ट्रॉन 4f में आए, कितने आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर। और इन 14 इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कैसा है, बहुत पुअर है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, इस बाहर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शंस लग रहा है उसको कम नहीं कर पाते हैं, उनको शील्ड नहीं कर पाते हैं, यानी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से। तो होगा क्या, इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर इंक्रीज होता जाता है। जो जो इन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा, इन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाएगी। एक जैसे 57 के बाद कौन आएगा, 58, 59, 60, 61, 62, 63, कंटिन्यूस आते जाएंगे। तो 58 में क्या होगा, एक प्रोटॉन बढ़ा और एक f में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। 59 में एक और प्रोटॉन बढ़ा, एक और इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन 4f में। तो जो जो क्या होगा, हम कंटिन्यूस आगे जाते जाएंगे, प्रोटॉन 1 से इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 से इंक्रीज होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है और उसकी शील्डिंग कैसी है, बहुत पुअर है। और इसी पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाता है और उनकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाती है। ये इफेक्ट कहाँ अप्लाई होता है, लेंथेनॉइड सीरीज में होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होना, साइज को डिक्रीज होना। तो यही इफेक्ट कहाँ लगता है, एक्टिनियम के बाद। तो हम इसे क्या कह देते हैं, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। तो एक्टिनॉइड में क्या होगा, एक्टिनॉइड में 5f ऑर्बिटल जो होगा इसकी क्या होगी, शील्डिंग पुअर होगी। तो लेंथेनॉइड्स में तो 4f की शील्डिंग पुअर है और एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन में 5f ऑर्बिटल की शील्डिंग पुअर होगी। अब मैं क्या लिखता हूं, इन दोनों की डेफिनेशन, किनकी, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शंस की क्या डेफिनेशन है। और इसी के कारण क्या है, 4d और 5d और 5d और 6d की एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो क्या लिखें हम, लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स और 4f इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट पॉइंट, द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन experience more attraction from nucleus, hence atomic radius decreases from atomic number 58 to 71। और फोर्थ क्या है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। काम का इफेक्ट है।
ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस की डेफिनेशंस हो गई है। कि मैं इसको एक्टिनोइड में चेंज करना चाहता हूँ तो 4F यहाँ क्या लिख दें 5FF नाम यहाँ क्या हो जाएगा लेंथेनोइड्स का एक्टिनोइड्स। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बाकी सब सेम है द हैंस। अब यहाँ क्या हो जाएगा 58 से हो जाएगा 90 और यहाँ हो जाएगा 103। दिस इफेक्ट इसको लेंथेनोइड का क्या हो जाएगा एक्टिनोइड्स हो जाएगा। तो ये लेंथेनोइड और एक्टिनोइड की क्या हो गई है डेफिनेशन हो गई है। एक और देखो मैं आपको समझाता हूं। मान लो यहां x और y है, ये दो बच्चे हैं। x क्या काम कर रहा है एक पत्थर मार रहा है y को और बीच में कोई नहीं है तो क्या होगा सीधा पत्थर किसको लगेगा y को लगेगा। यदि बीच में z आ जाए तो क्या होगा ये जो x पत्थर मारेगा ये किसको लग सकता है z को लगेगा। यदि z से ये टच होके निकल भी गया तो y पर जो इसकी स्पीड होगी वो डाउन हो जाएगी। ये जो z है ये है d ऑर्बिटल, ये जो x है ये है न्यूक्लियस और ये जो y है ये है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया कि जो d है वो सील्डिंग करता है। d ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से सील्डिंग करते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि वो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में आ जाता है। लेकिन जो f ऑर्बिटल है वो ऐसे है, ये ऐसे हैं, ये a और b क्या है ये a और b किन को शो कर रहे हैं f ऑर्बिटल को। समझने का कंसेप्ट है बच्चों ये। अब यदि मैं ये x पत्थर मारेगा और ये z नहीं है बीच में, z में इलेक्ट्रॉन नहीं है, z वैकेंट है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब ये पत्थर मारेगा सीधा किसको लगेगा y को लगेगा। यदि ये न्यूक्लियस f में इलेक्ट्रॉन है लेकिन f जो है वो इस वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में नहीं आ रही है इलेक्ट्रॉन, तो इस x का इस न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर डायरेक्ट अट्रैक्शंस लगता है और जिस कारण से ये कॉन्ट्रैक्शंस होता है। अब चलिए हम लोग आगे क्या चलें। तो हमने क्या पढ़ लिया ग्रुप में आने पर क्या होगा 3D से 4D एटॉमिक रेडियस एज वेल एज इंक्रीज होती है जैसे S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स में होगी। लेकिन 4D से 5D और 5D से 6D आने पर एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर वो एग्जाम्पल पूछा जाता है जैसे जर्कोनियम और हाफनियम। जर्कोनियम कहाँ का है 4D का है, हाफनियम कहाँ का है 5D का है और इन दोनों की जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग कैसी है सेम है। जर्कोनियम की है 160 पिकोमीटर, हाफनियम की है 159 पिकोमीटर। क्या हो गया कम हो गई या मैं क्या मान लूँ ऑलमोस्ट सिमिलर है। और यदि एटॉमिक रेडियस सेम होती है तो उन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। बहुत बार क्वेश्चंस आया है कि हाफनियम और जर्कोनियम इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों है, तो आंसर्स क्या होगा इनकी एटॉमिक रेडियाई सिमिलर है। या क्वेश्चंस क्या आ जाए कि जर्कोनियम और हाफनियम इन दोनों की एटॉमिक रेडियाई सेम होने के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो आंसर्स क्या होगा हमारे पास लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको एटॉमिक रेडियाई में जो पेरियोडिसिटी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग अगला जो हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज में जो है वो है डेंसिटी। और डेंसिटी का हल्का सा हमने यहीं पर एग्जाम्पल पढ़ लिया था कि डेंसिटी में क्या होगा। तो हम डेंसिटी भी कैसे पढ़ लेते हैं अलोंग द पीरियड ही पढ़ेंगे, अलोंग द ग्रुप नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो अलोंग द पीरियड सेम होती है। तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड कौन है डेंसिटी। तो क्या है यहां पर जनरली द डेंसिटी ऑफ ए कह दो इसे ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स is higher than those of S block element। S ब्लॉक के एलिमेंट से इनकी डेंसिटी ज्यादा है। रीजन क्या है इनकी एटॉमिक रेडियस, इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो कम है यानी इनका वॉल्यूम
कम है, यानी इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। किनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये डी ब्लॉक की बात हो रही है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी तो उनका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। सेकेंड हमारे पास क्या पॉइंट है, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, काम का पॉइंट आ रहा है बच्चों, यानी 3D सीरीज की बात हो रही है। स्कैंडियम टू जिंक जाते हैं, स्कैंडियम टू जिंक, यानी ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास, ये है ग्रुप नंबर 3, और जिंक कौन से ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 12। तो यहाँ गड़बड़ क्या होती है, 3 टू ग्रुप नंबर 3 टू 11, यानी कहाँ से कहाँ तक, स्कैंडियम टू कॉपर तक डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रही है और मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का, D = m/v, m बढ़ रहा है और v कम हो रहा है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इन जिंक में हमने ठीक इसके पहले पढ़ा था कि जिंक की जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि D में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ज़्यादा होने से इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जिंक अपनी एटॉमिक रेडियस को एक्सपांड कर देता है। दूसरा रीजन क्या था कि जिंक में D में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो उन 10 इलेक्ट्रॉन की सील्डिंग पावर जो है वो भी ज़्यादा होगी, तो जिंक की रेडियस ज़्यादा हुई, और रेडियस ज़्यादा होते ही क्या होगा, इसकी रेडियस ज़्यादा हुई, ज़्यादा होते ही इसका वॉल्यूम ज़्यादा हुआ और इसकी डेंसिटी कम हो गई है। तो 3D सीरीज में क्या याद रखना है कि जो कॉपर की डेंसिटी है वो ज़्यादा है किससे, जिंक से। यही रीज़न कहाँ होगा, इन तीनों एलिमेंट पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे जो सिल्वर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है कैडमियम से, जो गोल्ड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी किससे, मर्क्यूरी से, ये कैडमियम है। इन तीनों जगह ये कंसेप्ट लगता है, और इनकी डेंसिटी कम होने से ये कैसे हैं, तीनों के तीनों सॉफ्ट मेटल है। और लिक्विड तो क्या, मर्क्यूरी किस में मिलता है, हमें लिक्विड में मिलता है। मर्क्यूरी के लिक्विड में मिलने का मेन रीज़न जो है वो अगले वाले टॉपिक में आने वाला है। अब ये तो हो गया अलोंग द सीरीज या अलोंग द पीरियड हो गया है। अब आते हैं अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप में क्या होगा, ए को रिमूव कर रहा हूं बच्चों, फर्स्ट हमारे पास क्या है, अब डेंसिटी में अलोंग द ग्रुप क्या होगा, 3D से कहाँ आओगे 4D, तो क्या होगा, मास इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, लेकिन मास में जो इंक्रीज हो रहा है वो वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। 3D से 4D, 4D से कहाँ आ जाओ 5D, फिर गड़बड़ हुआ, क्या हुआ, मास तो इंक्रीज हो रहा है, मास तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो कैसा है, सेम है। क्यों है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से। तो हुआ क्या, मास बढ़ गया, मास बढ़ गया, वॉल्यूम उतना का उतना ही है, वॉल्यूम कैसा है, सेम है, नो चेंज हुआ है, तो डेंसिटी क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जो 5D सीरीज है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे दो एलिमेंट का मैं एग्जांपल देता हूँ, ओस्मियम और इरिडियम, मैं उनकी डेंसिटी मेंशन कर देता हूँ। जो ओस्मियम है उसका जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो पीस है, 1 सेंटीमीटर इतना होगा, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो पीस होगा, ये जो इस साइज का जो क्या होगा हमारे पास, ओस्मियम होगा, उसका जो ये है कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस वॉल्यूम का जो ओस्मियम का जो क्यूब है उसकी जो डेंसिटी है वो है 22.57 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब। इतने ग्राम यदि पानी ले लिया जाए ना, इतने
क्यूब इतना ml, तो उसका वजन 1 ग्राम होगा। 1 ml है बच्चों, ये सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml है। तो मैं 1 ml वाटर ले लूँ तो उसका वजन 1 ग्राम होगा। और उतना ही क्या ले लें हम सॉलिड के फॉर्म में, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑस्मियम ले लें तो ये पानी से लगभग 22 टाइम्स ज़्यादा हेवियर है। इसी तरह से कौन है अगला? अगला है इरिडियम। इरिडियम की जो डेंसिटी है सेम साइज का इरिडियम, उसकी है 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, या मैं क्या कह दूं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एक और रीज़न है वो है इनकी पैकिंग का। इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज़्यादा है। इनकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% है। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 74%। और इनमें पैकिंग है कौन सी? इनमें है CCP या HCP है, या तो ये क्यूबिक क्लोज पैक्ड है या ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स है। और ऐसी स्ट्रक्चर्स में पैकिंग बहुत बढ़िया होती है जिससे मास ज़्यादा हो जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो क्या खत्म हुई बच्चों? हमारे पास डेंसिटी वाला टॉपिक खत्म हुआ है। अगला कौन सा आ रहा है? मेटालिक करैक्टर्स। काम का टॉपिक है बच्चों, मेटालिक करैक्टर्स भी काम का है। तो थोड़ा हम पढ़ते हैं मेटालिक करैक्टर्स, और मेटालिक करैक्टर्स पढ़ने के बाद हम चौथी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इस वीडियो में बच्चों लर्न नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थर्ड हम पढ़ क्या रहे हैं? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई है? एटॉमिक रेडियाई और डेंसिटी। अगली कौन सी चल रहे हैं? मेटालिक करैक्टर्स। बहुत काम की प्रॉपर्टी है मेटालिक प्रॉपर्टीज। क्या है फर्स्ट पॉइंट इसमें? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड मेटल्स। ये बहुत बढ़िया मेटल है, सबके सब मेटल है। बस एक गड़बड़ क्या है कि इनमें जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड में मिलता है, बाकी सब के सब बहुत बढ़िया मेटल है। मर्क्यूरी भी मेटल ही है लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है। तो ये क्या शो करते हैं? ये वो सारी प्रॉपर्टी शो करेंगे जो मेटल शो करते हैं। दे एग्जिबिट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। लाइक कौन कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल्स की? लाइक लस्टरस, ये चमकते हैं। जैसे गोल्ड जो है वो मोस्ट लस्टरस मेटल है, बहुत बढ़िया चमकता है। उसके बाद क्या है? डक्टिलिटी है। इसमें सबसे जो कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा डक्टाइल है? गोल्ड है। गोल्ड का लगभग 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर का प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ये और क्या है? लस्टरस है, डक्टाइल है, ये मेलिएबल है, ये सोनोरस है, प्लस क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो सारी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली ज़्यादा है। तो वो सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं जो कौन शो करते हैं? मेटल शो करते हैं। अब इनमें मेटालिक प्रॉपर्टीज की इनकी पेरियोडिसिटी क्या है? तो हम कहाँ जाएं? 3D सीरीज में, यहां से यहां लेफ्ट टू राइट, यानी स्कैंडियम से कहाँ जाएं? जिंक की ओर जाएं। तो क्या होगा? मेटालिक करैक्टर्स, इनके जो मेटालिक करैक्टर्स हैं वो डिक्रीज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनकी साइज क्या होगी? साइज डिक्रीज होगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए वो बढ़ जाएगी। सेकेंड हमारे पास क्या है? ये तो हो गया कहाँ? अलोंग द सीरीज। अब आते हैं ग्रुप में, 3D से 4D, 4D से 5D और 5D से 6D। यहाँ से यहाँ आने पर क्या होगा? इनमें जो यूजुअली जो कंसेप्ट लगता है एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है। हमें मालूम है कि यहाँ गड़बड़ है, लेकिन हम 3D से 4D की बात करें तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? इंक्रीज होगी, जिससे इनका मेटालिक करैक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये तो जनरल कंसेप्ट लग गया।
अब आते हैं इसमें मेटालिक करेक्टर में एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट लगता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सॉलिड क्यों है। ये मर्क्यूरी को छोड़कर बाकी सारे सॉलिड हैं, यानी इनमें इनके सॉलिड होने के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है, और वो जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का नाम है मेटालिक बॉन्ड्स। जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें कौन सा अट्रैक्शन बॉन्ड लगता है, मेटालिक बॉन्ड। और इस मेटालिक बॉन्ड के कारण मैक्सिमम मेटल्स क्या है, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। तो हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेटालिक बॉन्ड का ही है, उसमें क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। इसको रिमूव कर देता हूं बच्चों, इसी का पार्ट है बच्चों ये, और काम का कंसेप्ट है। अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। काम का बच्चों, ढंग से समझना इसे। मेटालिक बॉन्ड्स, तो फर्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, यूजुअली मेटल्स आर हार्ड सॉलिड, सॉलिड भी है और हार्ड भी है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, जो हमें कहाँ मिलता है, कौन सी स्टेट में मिलता है, लिक्विड में। दूसरा क्या है, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, ये दोनों क्या है, सॉफ्ट सॉलिड है। ये मैं बाकी में नहीं जा रहा, ऐसे तो हमारे पास सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, मैं केवल किनकी, कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जिंक और कैडमियम क्या है, सॉफ्ट है। तो अब क्यों, ऐसा रीजन क्या है कि बाकी सारे हार्ड सॉलिड हैं, जिंक कैडमियम सॉफ्ट सॉलिड है, या मर्क्यूरी जो हमें लिक्विड में मिलता है। तो अगला पॉइंट क्या है, ड्यू टू, ये सिंपल सा लिख देता हूं, आर सॉलिड, इनको छोड़ के, ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग। हम मेटालिक बॉन्डिंग को नहीं समझ रहे यहां पर कि कैसे होती है, वो हमारे फर्स्ट चैप्टर में था, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो था, वो हम उसको यहां नहीं समझ रहे हैं। हम तो अब मेटालिक बॉन्ड के बारे में समझ रहे हैं कि इनकी स्ट्रेंथ के बारे में है। अगला पॉइंट काम का है बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ metallic bonds directly proportional to number of valence strength नहीं आएगा, number of metallic bond directly proportional to number of unpaired electrons। ये काम का है, ये काम का पॉइंट है कि नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स, कोई भी मेटल का एटम कितने मेटालिक बॉन्ड बनाएगा वो डिपेंड करता है उस एटम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने ही ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, और मेटालिक बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उसकी हार्डनेस उतनी ज़्यादा होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उतने ज़्यादा होंगे, उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो मेटालिक बॉन्ड्स पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट तो हमारे पास क्या आ गया कि जो मेटालिक बॉन्ड, अभी हम समझेंगे इसको, मेटालिक बॉन्ड जो है, मैं नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स ज़्यादा है तो क्या होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी। ये सारा है, बहुत बार क्वेश्चंस आता है इसको लेके, यदि किसी पर्टिकुलर मेटल का इसने एग्जांपल ले लिया कि उसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है या कम क्यों है, तो हम किसके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम किसके बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। और नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड भी ज्यादा होगी।
अब हम समझते हैं कहाँ कैसे इनमें वेरिएशंस आता है। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ध्यान रखना, नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे नहीं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ 3D सीरीज का। अब बच्चों मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। मैं 3D सीरीज का एग्जांपल लेता हूँ, वहां से हम समझते हैं कि मेटालिक बॉन्ड किस तरह से चेंज होता है 3D सीरीज में। पीरियड की बात करें 3D सीरीज की, तो यहां जाते हैं 3D सीरीज। कहां से कहां? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। मैं यहाँ स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक कितने हो गए हैं? 18 हो गए हैं ये, यानी आर्गन के इक्वल हो गया ये। उसके बाद क्या आएगा? 4s2 और 3d1। तो मैं केवल इस कॉन्फ़िगरेशंस को यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी सब सेम है, बाकी सभी एलिमेंट्स में सेम है। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं? 4s। यहाँ क्या लिखूँ मैं? 3d। स्कैंडियम में 4s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। और 3d में कितने हैं? 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो 4s और 3d। यहाँ क्या लिख देते हैं हम लोग? अब टाइटेनियम में यहाँ तो 2 के 2 ही रहेंगे, d में कितने हो जाएंगे? 2। वेनेडियम में यहाँ 2, यहाँ 3। क्रोमियम में एक्सेप्शनल यहाँ 1 रहेगा, तो यहाँ 3 के कितने हो गए? 4, और एक यहाँ s का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ कितने हो गए? 5। मैग्नीज में s में 2 हो जाएंगे और d में 5 के 5 रहेंगे। आयरन में यहाँ 2s में यहाँ 6 हो जाएंगे, यहाँ s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में कितने हो जाएंगे? 7। यहाँ 2, यहाँ 8। फिर गड़बड़ किस में है? कॉपर में है। 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ d के 9 हुए, 9 में से 1 इलेक्ट्रॉन s का आ गया, तो यहाँ d में कितने हो गए? 10, और यहाँ कितना हो गया? 2 और 10। अब मैं क्या लिखता हूँ? अब काम का है। एक और चीज़ याद क्या रखना है कि जब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो d ऑर्बिटल में d सब सेल में 5 ऑर्बिटल है ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होंगे? ऑब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। पहले फर्स्ट है तो 1 यहाँ आएगा, 2 है तो यहाँ, 3 है तो यहाँ, 4 है तो यहाँ, 5 है तो यहाँ। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, ये इस तरह से ये पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो हमें क्या मालूम होना चाहिए कि d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कैसे होते हैं d सब सेल के अंदर। अब आते हैं यहाँ पर, क्या लिख रहा हूँ मैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैं वो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। समझना काम का है ये टॉपिक। ये ऐसे है 4s2, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ही ऑर्बिटल है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है। ये d वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये d वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे है, ये ऐसे है। तो स्कैंडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 1 है। अब आते हैं टाइटेनियम में, ये d2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 है, यहाँ d3 हो गया है, तो यहाँ 3 है, यहाँ सब में क्या है? यहाँ लिख देता हूँ 4s। अभी तक 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये तो दोनों पेयर्ड हैं। अब आते हैं क्रोमियम। क्रोमियम में क्या हुआ? एक यहाँ 4 हो गए, एक यहाँ का उठ के यहाँ आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6। क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आते हैं मैग्नीज में। मैग्नीज में यहाँ 2 हो गए हैं, तो बाकी कितने हुए? ये 5 हुए हैं। आयरन में क्या हो गया? 6, तो ये पेयरिंग स्टार्ट हो गई। अब तो ये 4 क्या है? अनपेयर्ड हैं। कोबाल्ट में क्या हुआ? यहाँ एक और हो गया, तो यहाँ 7 हो गए। कोबाल्ट में यहाँ 7 हो गए, s में 2 है, तो कितने अनपेयर्ड हैं? 3 हैं। अब आते हैं निकल। निकल में यहाँ कितने हो गए? 8 हो गए, तो कितने अनपेयर्ड हैं? 2 हैं। सिल्वर में एक और यहाँ आ गया, सिल्वर नहीं कॉपर में, तो यहाँ कितने हुए? 1, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आ गया है, तो अभी भी s में भी कितने हैं? 1। तो सिल्वर कॉपर में कितने हुए? 1। और जिंक में ये यहाँ दोनों हो जाएंगे, तो जिंक में कितना हुआ? 0 हुआ है। अब बच्चों, अब आपके पास बहुत सारे कंसेप्ट इस यहाँ से आ जाएंगे।
पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे ज़्यादा 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन से एलिमेंट्स के पास है? आंसर है क्रोमियम। दी क्रोमियम में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्रोमियम में मेटालिक बॉन्ड की नंबर्स ऑफ मेटालिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा होंगे, और ये सबसे ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड क्रोमियम में है, तो क्रोमियम के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस बहुत ज़्यादा होगी। तो क्रोमियम की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मैग्नीज और वेनेडियम इन सब में सबसे ज़्यादा है। दूसरा हमारे पास क्या क्वेश्चन हुआ कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है मेटालिक बॉन्ड के बेसिस पर क्या होगा, स्कैंडियम से क्रोमियम तक क्या होंगे, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्या उनमें कंसेप्ट लगा सकते हैं हम लोग, स्कैंडियम टू क्रोमियम तो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और देन क्रोमियम टू जिंक क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। इनकी हार्डनेस पर भी यही कंसेप्ट लगेगा। और एक बच्चों बहुत बढ़िया कंसेप्ट आएगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसकी ठीक बाद हम पढ़ने वाले हैं, और वो भी बहुत कुछ किस पे डिपेंड करती है, मेटालिक बॉन्ड्स पे डिपेंड करती है। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है, ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है, ये सारी की सारी, ये तीनों प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, मेटालिक बॉन्ड्स पर या स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स पर। दी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये तीनों चीज़ें ज़्यादा होगी। तो यहाँ क्रोमियम तक क्या हुआ, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 6 के बाद 5 4 3 2 1 0। जिंक में कितना हो गया, 0। जितना जिंक में है उतना ही कैडमियम में है, उतना ही मर्क्यूरी में है। तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी इन तीनों में जो मेटालिक बॉन्ड है वो बहुत पुअर है, इसीलिए जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, और ये तीनों सॉफ्ट सॉलिड हैं, और इन तीनों की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत कम है। अब ये बेसिक कंसेप्ट मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों मेटालिक बॉन्ड का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और क्या लिख देता हूँ, काम का है बच्चों, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी इन तीनों के मेल्टिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, इनकी हार्डनेस भी कम है, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये ए है, ये ए का मतलब एटोमाइजेशन, एच का मतलब एंथैल्पी, इन तीनों की वैल्यू क्या है, कम है। रीजन क्या है, वीक मेटालिक बॉन्ड्स। और मेटालिक बॉन्ड वीक होने का मीनिंग क्या है, ड्यू टू absence ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बहुत बार बच्चों क्वेश्चन आता है जिंक सॉफ्ट मेटल है जबकि कॉपर हार्ड है, या इनमें से किसी को लेके आ सकता है। यदि क्वेश्चन आता है कि मर्क्यूरी लिक्विड में क्यों मिलता है, तो उसका एक रीजन क्या है, ये है कि मर्क्यूरी में जो मेटालिक बॉन्ड है वो बहुत वीक है, इसलिए इसकी फिजिकल स्टेट कौन सी है, लिक्विड में है। तो बच्चों क्या खत्म हुआ हमारे पास, मेटालिक प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट खत्म हुए हैं। और अब हमारे पास क्या बचा है, डेंसिटी हमने पढ़ ली, मेटालिक बॉन्ड हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लास्ट, और वो मेटालिक बॉन्ड से कनेक्टेड है, और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कनेक्टेड है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आज का लास्ट टॉपिक। सिंबल क्या है इसका, डेल ए एच। क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। क्या है ये, अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड मेटल, या मैं चाहूं तो लिख सकता हूं सब्सटेंसेस मेटल टू इंडिविजुअल गैसियस एटम। यानी जो हमारे पास सब्सटेंसेस है, कोई भी सॉलिड है
तो हम उसको एटॉमिक फॉर्म में चेंज कर दें उसके, वो भी गैसियस में, तो जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं उस सॉलिड को गैसियस एटम में चेंज करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि यदि मेरे पास आयरन का एक पीस होता या कोई ब्लॉक होता आयरन का, और उसका वेट कितना मान लेता हूं मैं, 56 ग्राम। हमें मालूम है कि जो आयरन है उसका एटॉमिक मास जो है वो 56 म्यू है, तो मैं 56 ग्राम ले लेता हूं, तो मैंने क्या ले लिया, इसका 1 मोल ले लिया है। और ये 1 मोल जो सॉलिड है, आयरन है सॉलिड स्टेट में, इसको मैं इतनी हीट सप्लाई करूं, इसे इतना गर्म करूं कि ये जो सारे आयरन के एटम हैं वो सारे अलग अलग हो जाए और वो कौन सी फिजिकल स्टेट में आ जाए, गैसियस स्टेट में आ जाए। ये सारे गैसियस और ये इंडिविजुअल सारे अलग अलग हो गए हैं। तो इस सॉलिड आयरन को 56 ग्राम आयरन को जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, इसी हीट को क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, इस आयरन के अंदर का जो मेटालिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। यदि इस मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो हमें जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सप्लाई करनी होगी उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो क्या रिलेशंस हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के। और हमने ठीक इसके पहले पढ़ा था कि जो क्रोमियम है उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 है, तो क्रोमियम में मेटालिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो क्रोमियम की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ मेटालिक बॉन्ड। ये तो हुआ हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ कहाँ कंसेप्ट लगा है कि मेटालिक बॉन्ड जो है ज़्यादा है तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा है। एक बच्चों और कंसेप्ट लगता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का, और वो क्या है कि यदि किसी मेटल की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मेटल की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा है तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। यानी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है, एसीपी के। हम ये नेक्स्ट आने वाली वीडियो में लर्न करेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, वहाँ हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। बच्चों आज जो हमने 3 बेसिक करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज पढ़ी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो कौन सी है, फर्स्ट थी एटॉमिक रेडियस, सेकंड थी डेंसिटी और थर्ड था मेटालिक करैक्टर्स। अब मैं जल्दी से आपको इनके 3 जो कर्व हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। तो जो पहला कर्व आपके सामने आ रहा है वो एटॉमिक रेडियस का है। इस कर्व में यदि आप चेक करेंगे ग्राफ के अंदर तो सबसे बॉटम पे जो ग्रीन कलर की लाइन है जिसमें एटॉमिक रेडियस सबसे कम है वो है 3D सीरीज की। इसके ठीक ऊपर जो पिंक कलर की लाइन है ये है हमारे पास है 4D सीरीज की, और जो सबसे ऊपर रेड कलर की लाइन है वो है 5D सीरीज की। इस डायग्राम में आप देखोगे कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस के कारण 4D और 5D सीरीज की जो एटॉमिक रेडियस है इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये तो हो गया हमारे पास पहला कर्व। जो दूसरा कर्व आपके पास आ रहा है ये है मेल्टिंग पॉइंट का। तो यदि आप इस मेल्टिंग पॉइंट के कर्व में चेक करेंगे तो सबसे जो नीचे जो बॉटम रेड कलर की लाइन है वो है ग्रुप नंबर 3D सीरीज की है। इसके ठीक ऊपर जो है पर्पल कलर की है वो है 4D सीरीज की। सबसे टॉप पर जो ग्रीन कलर की लाइन है वो है 5D सीरीज की। इस कर्व को आप ढंग से देखेंगे तो इनमें सडनली डीप हो रहा है। मैग्नीज और टेक्नीशियम के जो बॉइलिंग पॉइंट है अपने नेबरिंग एलिमेंट से कम है। इसका रीजन क्या है कि मैग्नीज और टेक्नीशियम इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें S में कंप्लीटली फिल 2 इलेक्ट्रॉन्स है और D के में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और मैग्नीज और टेक्नीशियम को लगता है कि वो पहले से स्टेबल हैं और इनके इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट
कम करते हैं। और ये मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कम करेंगे तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होंगे। और ये ग्राफ जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स का है। और इस ग्राफ से हमें एक और क्या चीज़ मालूम चली है कि 3D सीरीज में जो मेटालिक बॉन्ड्स है वो उनके कंपैरिजन में 4D में मेटालिक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग है और 5D सीरीज के एलिमेंट्स में मेटालिक बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं लास्ट जो कर्व आ रहा है वो है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस का, कि आप एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस के कर्व को चेक करेंगे तो मालूम चलेगा कि तो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम है क्योंकि उनमें मेटालिक बॉन्ड वीक हैं। और जो 4D सीरीज है उसमें मेटालिक बॉन्ड थोड़े से स्ट्रॉन्ग है तो इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 3D सीरीज से ज़्यादा है। और लास्ट जो है सबसे ऊपर की जो लाइन है वो है 5D सीरीज की, और 5D सीरीज के एलिमेंट्स में मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ 3D और 4D सीरीज के एलिमेंट से ज़्यादा है, इसलिए 5D सीरीज की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज़्यादा है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपका आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में दो काम और करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर करें ताकि वो इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू बच्चों।